This conference will now be recorded. So we'll see now. Thank you. What we have to study in mechanical properties of solids. Okay. So let's start, guys. Firstly, ये कुछ कहानी कह रहा है वो सुनते हैं क्या कहता है ये. In the last chapter or in the chapter of chapter 7, we have studied the rotation of the bodies. Okay. Chapter 7 में क्या पढ़ा था आपने? Rotation of bodies, and then realize that the motion of a body depends on how mass is distributed within the body. Okay. कि मोशन किस पे डिपेंड करता है कि बॉडी में मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है. इसके आगे सुनता है. अ रिजिड बॉडी, अगर किसी रिजिड बॉडी की बात करें, जनरली कैसी होती है? वो हार्ड सॉलिड ऑब्जेक्ट जिसका एक फिक्स शेप होता है, फिक्स साइज होता है. बट असलियत में बॉडीज स्ट्रेच भी हो सकती हैं, कंप्रेस भी हो सकती हैं, बेंड भी हो सकती हैं. जैसे आपकी खुद की बॉडी है या आप अपने आप को ना लें, तो किसी भी बॉडी को आप स्ट्रेच कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं. इवन द अप्रिशिएबली रिजिड स्टील बार अगर कोई लें आप, स्टील बार भी क्या है? डिफॉर्म की जा सकती है. डिफॉर्म मतलब जो अभी उसका शेप है चेंज कर सकते हैं ना आप उसको. व्हेन अ लार्ज एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, दिस मीन्स दैट द सॉलिड बॉडीज आर नॉट परफेक्टली रिजिड. क्या समझाया बेटा है आपको कि सॉलिड बॉडीज भी परफेक्टली रिजिड नहीं होती हैं. इवन दे कैन डिफॉर्म और दे कैन बैंड, they can be stretched, they can be compressed. Okay. अब आगे पढ़ते हैं. A solid has definite shape and size. In order to change the shape or size of a body, what we require? A force is required. Okay. क्या रिक्वायर होता है किसी बॉडी का शेप चेंज करने के लिए या साइज चेंज करने के लिए? फोर्स. When you leave the end of a spring, आपने किसी स्प्रिंग को खींचा दोनों एंड से, तो वो खिंच गई, बड़ी हो गई, लेंथ हो गई उसकी इंक्रीज. और अगर आप उसको लीव करेंगे तो इट विल रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज. इतनी बात सुनी, समझ में आई किसी को कि अगर आपने किसी स्प्रिंग को खींचा तो स्प्रिंग क्या हो जाएगी? लेंथ में इंक्रीज हो जाएगी. यस और नो? बट व्हेन यू लीव द स्प्रिंग, तो स्प्रिंग वापस क्या करती है? अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज रिगेन करती है. तो इससे आप क्या समझते हैं कि वहां कोई ना कोई प्रॉपर्टी काम कर रही है. तो आप समझना अच्छे से, स्प्रिंग के अंदर कोई ना कोई ऐसी प्रॉपर्टी होगी जो उसको वापस अपना ओरिजिनल शेप गेन करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, बोल रही है. सो अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी. बॉडी की वो प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिसकी वजह से इट टेंड्स टू रीगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप. ओरिजिनल शेप और साइज को गेन करने की जब कोशिश करती है, जब अप्लाइड फोर्स रिमूव कर लिया जाए, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलास्टिसिटी. और उससे पहले जो डिफॉर्मेशन हुआ था बॉडी की शेप में, उसको बोला जाता है इलास्टिक डिफॉर्मेशन. सो द प्रॉपर्टी which tends to bring the body to its original size, उस प्रॉपर्टी को बोला जाता है इलास्टिसिटी. एंड दैट डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज इलास्टिक डिफॉर्मेशन. यहां तक पढ़े? डाउट हो तो एक सेकंड वेट करें.
ओके गाइस, आगे चलते हैं हम। तो अभी तक हमने क्या सुना कि बॉडी में कोई ना कोई ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो अपना शेप रिगेन कर सकता है, और इस प्रॉपर्टी को बोला क्या जाता है? इलास्टिसिटी। ओके। और इस तरह के डिफॉर्मेशन को, जो डिफॉर्मेशन वापस अपनी ओरिजिनलिटी पे आ जाए, डिफॉर्म ना रहे हमेशा के लिए, ऐसे डिफॉर्मेशन को बोलते हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन। तो इसको समझाता हूं, पे अटेंशन प्लीज, अंडरस्टैंड, समझे। मैंने कहा यहां से बंधी हुई कोई स्प्रिंग है, एक सेकेंड वेट करना, वापस समझो। लेट्स अंडरस्टैंड गाइस। ये आपकी स्प्रिंग थी। अब अगर आप उसमें फोर्स अप्लाई करें, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ए डबल पी मतलब अप्लाइड फोर्स, तो मतलब आप उसको खींचने की कोशिश कर रहे हैं, तो देखें स्ट्रेच करने की वजह से उसका शेप कैसा बन जाता है। कुछ इस तरह का। तो यहां से ध्यान देना, यहां से यहां तक उसका साइज क्या हुआ है, इंक्रीज किया या चेंज हुआ। तो ये जो चेंज आता है इसको बोला जाता है इलास्टिक डिफॉर्मेशन। कब? कि अगर ये फोर्स हटा लिया जाए, कि अगर फोर्स नहीं होगा तो ऑब्वियसली अपनी इसी साइज में वापस आ जाएगा। तो फोर्स लगाया जब, तो इसमें डिफॉर्मेशन हुआ, इसकी साइज चेंज हुई, बट as soon as we remove the force, the body regains its original size and shape. तो ऐसे साइज या शेप के टाइम ऐसे डिफॉर्मेशन को तो कहा जाता है क्या? इलास्टिक डिफॉर्मेशन। एंड ऐसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है इलास्टिसिटी, प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, जिसकी वजह से बॉडी क्या करती है, अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज रिगेन करती है व्हेन देयर इज नो फोर्स और व्हेन देयर इज फोर्स इज रिमूव्ड। तो ऐसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है इलास्टिसिटी, ऐसे डिफॉर्मेशन को बोलते हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन। लेट्स सी इट। However, you apply a force to a lump of putty or mud, they have no gross tendency to regain their original shape and they permanently deformed. ऐसे डिफॉर्मेशन को बोलते हैं, या ऐसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं प्लास्टिक, एंड द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। होती किसमें? प्लास्टिक्स में। इसको समझाने के लिए मैं समझाता हूँ, समझना अच्छे से। आप एक पट्टा लेके आए, पट्टा समझते हो सब? पट्टा क्या होता है? क्लियर है गाइस? पट्टा तो सभी समझते हैं ना। तो एक प्लास्टिक का पट्टा लेके आए, जब नया नया लेके आए तब तो ऐसा था, लेकिन कुछ दिन बाद क्या हुआ, इसका शेप कैसा हो गया, इस तरह से कुछ दब जाता है, अपना शेप चेंज कर लेता है। क्लियर है? अब जब इसने अपना शेप चेंज किया, पर इसमें आप जब अप्लाइड फोर्स को हटा भी दो, जब कोई खड़ा रहेगा तब तो ऐसे झुका रहेगा, लेकिन कोई हट गया तब उसको क्या हो जाना चाहिए, कि अगर अप्लाइड फोर्स नहीं लगा हुआ तब तो ये डिफॉर्मेशन हटना चाहिए था। बट इवन व्हेन फोर्स इज नॉट अप्लाइड, डिफॉर्मेशन एग्जिस्ट्स। तो ऐसा डिफॉर्मेशन
मतलब उसमें से लोड हटा लिया जाए तब भी उसके अंदर क्या है, उसके शेप में चेंज दिखाई दे रहा है। श्योर है? क्या बोला हमने? इवन इफ अप्लाइड फोर्स इज रिमूव्ड डिफॉर्मेशन एग्जिस्ट। ऐसे डिफॉर्मेशन को बोलते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। पहले वाले को बोला था, जो डिफॉर्मेशन हट जाएगा ना फोर्स के हटते ही, वो कहलाएगा इलास्टिक डिफॉर्मेशन। जो डिफॉर्मेशन फोर्स के हटने के बाद भी रह जाता है, ऐसे डिफॉर्मेशन को बोलते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। और ऐसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्या? प्लास्टिसिटी, जो यूजुअली प्लास्टिक्स द्वारा दिखाई जाती है। ओके, तो इसका एग्जांपल जो दिया था इसने, वो समझाता हूँ वापस। जैसे आपने मड ली, मड मतलब गीली मिट्टी। गीली मिट्टी के अंदर अगर आपने मुक्का मारा तो आपका जहां पे इम्पैक्ट पड़ा, आपने दबा के रखा मिट्टी को, तो दबा के रखने से क्या हुआ, मिट्टी ने अपना शेप चेंज किया। लेकिन आपने जब हाथ हटा लिया वहां से, फिर भी क्या होगा, जहां से आपने फोर्स लगाया था वहां से मिट्टी दबी थी तो दबी की दबी रह गई। तो फोर्स मूव करने के बाद भी वो जगह क्या दिखाती है, डिफॉर्मेशन को दिखा रही है, शेप चेंज को दिखा रही है। तो वो डिफॉर्मेशन कहता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। फोर्स हट गया फिर भी डिफॉर्मेशन मौजूद है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है प्लास्टिसिटी। बोलो बेटा, यहां तक? अच्छा शिव, मैंने मैसेज अभी देखा, सॉरी। यहाँ तक किसी को इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी समझने में कोई डाउट है क्या? प्लीज लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट। बताओ बेटा। तो आई होप समझ में आया आपको कि प्लास्टिसिटी क्या होती है, इलास्टिसिटी क्या होती है। आपको कभी मम्मी अगर मार्केट में भेजे और बोले अरे 20 रुपए का इलास्टिक लेके आ जाना, तो इलास्टिक से क्या समझते हो आप? कोई ऐसा रबड़ लेके आना है, रबड़ की कोई ऐसी चीज लेके आनी है जिसको अगर हम स्ट्रेच करते हैं तब तो खिंच जाता है। जैसे अगर मेरे, फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई एम वियरिंग, जब भी हम कभी कोई शॉर्ट्स पैजामा पहनते हैं तो उसमें क्या होता है, अगर इलास्टिक होगा तो वो खिंच जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा। एज सुन एज हम उस फोर्स को हटाएं, अगर उसके खींचने वाले फोर्स को हटा दें, मतलब रिमूव कर दें अगर उसको, पैजामे को, तो वापस क्या हो जाता है, उसका शेप रिगेन हो जाता है। हाँ है ना? धीरे 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 बहुत पुराना हो जाएगा तब उसमें चेंज आ जाएगी, वो बात बाद में देखेंगे। तो जब नया नया होता है तो जितना उसको खींचा, जब तक फोर्स अप्लाई होगा उसमें डिफॉर्मेशन हुआ। लेकिन एज सुन एज हमने खींचने वाला फोर्स जब हटाया तो उसने क्या किया, अपनी शेप को रिगेन कर लिया। तो ऐसे डिफॉर्मेशन को तो बोलते हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन। ऐसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलास्टिसिटी। और जिसमें डिफॉर्मेशन रह जाता है फोर्स हटने के बाद भी, उसको बोला जाता है प्लास्टिसिटी या प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। आई होप इट इज क्लियर टू यू। श्योर गाइस? सो लेट्स मूव अहेड। आगे क्या कहता है, सुनो। द इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स plays an important role in engineering design। किसी भी डिजाइन के अंदर इलास्टिक बिहेवियर बहुत मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल सुनना, while डिजाइनिंग अ बिल्डिंग, आप एक बिल्डिंग डिजाइन कर रहे हो, इलास्टिक प्रॉपर्टीज और मटेरियल्स की इलास्टिक प्रॉपर्टी जो है, जैसे कि स्टील है, कंक्रीट है, इन सब की इलास्टिक प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ तक हल्का सा डिफॉर्म होके वापस रिगेन कर लेगा अपनी शेप को। जैसे कि आपको क्या लगता है कि हम जिस घर में रह रहे हैं, तो वहां अगर कोई आयरन का रॉड हमने लगा रखा है,
उसके ऊपर हम चलते हैं तो क्या वो डिफॉर्म नहीं होता? वो हल्का बहुत तो डिफॉर्म होता ही होगा, लेकिन वो वापस क्या करते हैं, जैसे ही हम लोड हटाते हैं वो अपनी शेप को रिगेन कर लेता है। तो उसकी इलास्टिक और प्लास्टिक प्रॉपर्टीज की वजह से मुझे पता होना चाहिए। ओके, सेम इज ट्रू इन द डिजाइन ऑफ ब्रिजेस, ऑटोमोबाइल्स, रोपवेज एटसेट्रा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर जगह इलास्टिक और प्लास्टिक प्रॉपर्टीज का तजुर्बा होना, इनकी नॉलेज होना जरूरी है। क्यों? One could also ask, can we design an aeroplane which is very light but sufficiently strong? एरोप्लेन में खास बात है कि उसको उड़ना है, तो अगर उसका वेट ज्यादा होगा तो वो उड़ नहीं पाएगा अच्छे से। तो एरोप्लेन की खासियत क्या होती है, स्पेशलिटी क्या होती है कि उसको लाइट भी रहना है बट स्ट्रांग भी रहना है। यस और नो? क्या हम कोई आर्टिफिशियल लिम्ब बना सकते हैं जो लाइट भी हो बट स्ट्रांग हो? रेलवे ट्रैक का शेप अगर देखा हो तो उसका आई शेप ही क्यों होता है? उसमें ग्रिड जो लगाते हैं उनका आई शेप होता है। ग्लास ब्रिटल क्यों होता है while brass is not? समझ में आया? ग्लास ब्रेक हो जाता है बहुत इजीली बट ब्रास नहीं होता। तो इन सब के आंसर आपको धीरे धीरे मिलेंगे स्टडी ऑफ हाउ रिलेटिवली simple kinds of loads or forces act to deform the different solid bodies. तो आई होप डिफॉर्मेशन मतलब क्या होता है, बॉडी में चेंज आना फोर्स की वजह से, दैट इज कॉल्ड डिफॉर्मेशन। तो यहाँ तक इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी समझ में आई कि नहीं आई? इलास्टिक बिहेवियर समझते हैं मुझे, इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, पढ़ूंगा मैं, ध्यान देना प्लीज। वी नो दैट इन अ सॉलिड, किसी सॉलिड के अंदर ईच एटम और मॉलिक्यूल इज सराउंडेड बाय नेबरिंग एटम्स और मॉलिक्यूल्स। हर एटम या मॉलिक्यूल सराउंडेड है दूसरे एटम से, मॉलिक्यूल से। वो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस या इंटर एटॉमिक फोर्सेस से क्या होते हैं, बंधे हुए होते हैं या बॉन्डेड होते हैं। ओके, तो जब एक सॉलिड को डिफॉर्म किया जाए, मतलब उसका शेप चेंज किया जाए कोई फोर्स लगा के, तो उसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वो भी इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस हो जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा, उसके इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस में चेंज आएगा। एक एटम को इधर से धक्का मार के मैंने फोर्स करके घुसा दिया दूसरे एटम के अंदर, तो उन दोनों एटम में जितना पहले डिस्टेंस था या स्पेस था अब नहीं है उतना। तो ऑब्वियसली मेरे फोर्स की वजह से उन दोनों के बीच का इंटर एटॉमिक डिस्टेंस चेंज हुआ। पर जब डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर दिया जाए तो इंटर एटॉमिक फोर्सेस ओरिजिनल पोजीशन पे आने की कोशिश करते हैं। उसके वजह से बॉडी अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज रीगेन कर लेता है। जैसे कि टीचर आया आपके पास, आप दोस्त से पहले से दूर बैठे थे लेकिन टीचर आपके पास आया है, तो आपको क्या लगता है, टीचर मारेंगे, सर मारेंगे। तो सर मारेंगे तो सर से बचने के लिए क्या करते हैं, हम थोड़ा दूर शिफ्ट होने के लिए क्या करते हैं, अपने दोस्त के पास शिफ्ट हो जाते हैं। तो उससे क्या हुआ, फोर्स आने की वजह से, टीचर की वजह से फोर्स आया, फोर्स आने की वजह से आप दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, वो क्या हो गया, रिड्यूस। और जब टीचर चला जाएगा तो वापस क्या हुआ, मन में तसल्ली आ गई, तो रिगेन हो जाएगा शेप एंड साइज। ये एग्जांपल था। तो रीस्टोरिंग मैकेनिज्म कैन बी विजुअलाइज्ड बाय टेकिंग अ मॉडल ऑफ स्प्रिंग बॉल सिस्टम। यहाँ स्प्रिंग बॉल सिस्टम में क्या है, स्प्रिंग बॉल्स जो है कौन सी, जिनको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये बॉल्स हैं, इनके बीच में स्प्रिंग्स कनेक्ट कर रखी हैं और एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, राइट।
अब देखो इसमें बोलते क्या है, इफ यू ट्राई टू डिस्प्लेस एनी बॉल फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, एक बॉल को अगर खींचोगे, या तो खींच रहे हो मतलब स्ट्रेच कर रहे हो, तो इमेजिन करो इस बॉल को ही हम खींच रहे हैं, तो ऑब्वियसली स्प्रिंग में क्या होगा, स्ट्रेचिंग होगी कि नहीं? यस। और अगर इसको अपोजिट डायरेक्शन में धक्का दे रहे हो, तो यहाँ पे क्या होगा, कंप्रेशन होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, देखो अगर आप एक बॉल को डिस्प्लेस करो, तो जो स्प्रिंग सिस्टम है वो रिस्टोर करना चाहेगा बॉल को अपनी ओरिजिनल पोजीशन में। मतलब आप मुझसे एक बॉल को दूर खींच के ले जा रहे हो, तो स्प्रिंग खींच के क्या कोशिश कर रही है कि जैसे ये फोर्स हटे, मैं इस बॉल को वापस खींच के अपनी ओर ले आऊं। यस और नो? तो आप जो भी फोर्स लगाओगे, स्प्रिंग आपके अपोजिट फोर्स लगाएगी। आप अगर खींचोगे तो स्प्रिंग भी खींच के अपना फोर्स लगाएगी, और अगर आप कंप्रेस करोगे तो स्प्रिंग कंप्रेस तो होती जाएगी, लेकिन उसका मूव बिगड़ता जा रहा है कि जैसे ये हटे तो मैं वापस एक्सपांड होकर अपने आप को नॉर्मल कर दूं। तो इसके लिए रॉबर्ट हुक, डू रिमेम्बर दिस नेम, इंग्लिश फिजिसिस्ट थे, उन्हें परफॉर्म किए एक्सपेरिमेंट्स स्प्रिंग पे, एंड ही फाउंड दैट इलोंगेशन मतलब क्या होता है, चेंज इन लेंथ produced in a body is proportional to the applied force। क्या बताया हुक ने, कि किसी भी बॉडी के अंदर शेप में कितना चेंज आएगा वो डिपेंड करता है कि उस बॉडी के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई किया गया है, उसकी वजह से उसकी लेंथ में या इलोंगेशन इतना होगा। फोर्स ज्यादा लगेगा तो इलोंगेशन ज्यादा, फोर्स कम लगेगा तो इलोंगेशन कम। यहाँ तक कोई दिक्कत है गाइस? तो अब हम समझते हैं स्ट्रेस क्या होती है, स्ट्रेन क्या होता है। तो इसको समझाने के लिए मुझे स्पेस चाहिएगा। लेट मी हैव सम स्पेस। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्ट्रेस स्ट्रेन, सो प्लीज पे फुल अटेंशन। जहां डाउट लगे अनम्यूट योरसेल्फ एंड लेट मी नो। स्ट्रेस और स्ट्रेन समझने वाले हम। स्ट्रेस क्या होती है, तो जब भी कोई फोर्स अप्लाई होता है किसी बॉडी पे, कि बॉडी उसकी फोर्स के अप्लाई होने के बाद में भी क्या है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, तो इट इज डिफॉर्म्ड, बॉडी के शेप में चेंज हो जाता है, छोटा या बड़ा, डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द बॉडी, कि बॉडी किस मटेरियल से बनी है उसके अकॉर्डिंग, एंड जो फोर्स अप्लाई हुआ वो कितना बड़ा या छोटा फोर्स था। ओके, ऐसे समझ में नहीं आएगा। अभी तक सिर्फ क्या बताया सिंपली, कि कोई बॉडी डिफॉर्म हो रही है तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो डिपेंड करता है कि फोर्स कितना बड़ा या छोटा है, या बॉडी किस मटेरियल से बनी है उस पर डिपेंड करता है कि बॉडी कितनी डिफॉर्म होगी या नहीं। ओके, यहां से पढ़ो। व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू अ डिफॉर्मिंग फोर्स, तो एक रीस्टोरिंग फोर्स भी डेवलप हो जाता है इन द बॉडी। ओके, रीस्टोरिंग फोर्स जो है इक्वल होता है मैग्नीट्यूड में, बट अपोजिट होता है डायरेक्शन में, किसके, अप्लाइड फोर्स के। तो इसी बातों को मैं समझाता हूं, आराम से ध्यान देना प्लीज। ये कोई टेबल है, आया ना, इस टेबल के ऊपर आप क्या अप्लाई कर रहे हैं, पे अटेंशन। अप्लाइड फोर्स, यू आर अप्लाइंग
फोर्स ऑन दिस टेबल। ठीक है, अब अगर टेबल डिफॉर्म नहीं हो रही है तो ऑब्वियसली अंदर से कोई ना कोई रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है। जैसे आप अपने घर की टेबल में अगर टेबल पे दम लगाओ तो आप चाहे कितना भी दम लगाओ, आप टेबल को क्या कर रहे हो, बेंड नहीं कर पा रहे। तो उसका मतलब क्या है, अंदर से कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा जो आपके फोर्स को बैलेंस करता है। ओके, कोई डाउट है क्या गाइस यहाँ तक? अप्लाइड फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स में। नाउ सब ध्यान देना। अब अगर मैं ये कहूं अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया, तो नॉर्मल फोर्स प्लस ये एरिया अगर ले लिया जाए, ये नॉर्मल अप्लाइड फोर्स के। ओके, तो क्या बन जाएगा ये, लिखता हूं वापस। आर करेक्ट लिख देता हूं, एक सेकेंड। क्या इसको प्रेशर कह सकते हैं? ठीक है, तो अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया तो क्या हो जाता है, प्रेशर। बट अगर आप ले लें, कौन सा फोर्स वापस लिखता हूं यार, सॉरी। पर अगर आप ले लें रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब जो बॉडी अंदर से अप्लाई कर रही है। क्लियर है, बॉडी अंदर से अप्लाई कर रही है रीस्टोरिंग फोर्स, तो इस रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया को कहते हैं क्या, स्ट्रेस। वापस लिख देता हूं, आर क्या पता वो वाला समझ में आया किसी को नहीं आया। तो यहां तक किसको डाउट है ये बताएं कि अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया लिया तो वो कहलाता है प्रेशर, जबकि रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया अगर लेते हैं तो वो कहलाता है स्ट्रेस। मतलब द रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज व्हाट, स्ट्रेस। तो अगर F आपका अप्लाइड फोर्स है नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शन एंड A अगर एरिया है, तो ये कैसे हुआ ये समझाता हूं। अब हम कहते हैं ड्यूरिंग इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और रिस्टोरिंग फोर्स टेबल के अंदर से लग रहा है, बॉडी डिफॉर्म नहीं हो रही, तो ऑब्वियसली दोनों फोर्सेस क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो यहां हम क्या मान सकते हैं कि स्ट्रेस, शिव ने कोई डाउट पूछा, शिव बेटा 2 मिनट में रीड करता हूं मैं, एक बार मैं अपनी चीज बता दूं फिर आपका डाउट रीड करता हूं। स्ट्रेस इक्वल टू प्रेशर हम मान सकते हैं, इसलिए तो बॉडी डिफॉर्म नहीं हुई। तो स्ट्रेस अगर प्रेशर के इक्वल है तो स्ट्रेस डायरेक्टली किसके इक्वल हो जाता है, अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया के। स्ट्रेस तो था रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यहाँ पे स्ट्रेस प्रेशर के इक्वल होगा, तो स्ट्रेस ही किसके इक्वल है, अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया के ड्यूरिंग इक्विलिब्रियम। यही हमने बताया। तो स्ट्रेस की यूनिट क्या हो जाती है, देखो स्ट्रेस की यूनिट हो जाएगी फोर्स इन न्यूटन एरिया इन मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेस।
तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या बोलते हैं? पास्कल। तो यहाँ से क्लियर हो गया ना कि स्ट्रेस किसके इक्वल है? प्रेशर के। तो प्रेशर की यूनिट क्या है? पास्कल। तो जो प्रेशर की यूनिट होगी वही स्ट्रेस की यूनिट होगी, और जो प्रेशर के डायमेंशन है, प्रेशर के डायमेंशन क्या होते हैं? ml माइनस 1 t माइनस 2 फोर्स अपॉन एरिया आते हैं। तो वही डायमेंशन स्ट्रेस के भी है। तो क्लियर है? स्ट्रेस क्या होता है? प्रेशर के इक्वली ड्यूरिंग इक्विलिब्रियम। तो प्रेशर तो क्या है? अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस क्या है? रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। अब कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में अगर टूटी नहीं, तो मतलब दोनों फोर्सेस बैलेंस्ड होंगे, दोनों प्रेशर स्ट्रेस बराबर होंगे, तो स्ट्रेस को डायरेक्टली अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया के इक्वल भी बता सकते हैं। क्या क्या मैसेज आए हुए हैं? आज 8 बजे तक एक चैप्टर पूरा करने की कोशिश करना। शिव, ये किसको लिखा है भाई? तो क्लास के दौरान किसी और को मैसेज टाइप क्यों कर रहा है? 8 बजे तक एक चैप्टर पूरा करने की कोशिश करना, किसको बता रहा था ये? सर, अगर रीस्टोरिंग फोर्स इक्वल होता है अप्लाइड फोर्स के, तो डिफॉर्मेशन क्यों होता है? जब इक्वल होंगे तब डिफॉर्मेशन नहीं होगा शिव। ओके ओके। जब दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे तब बॉडी डिफॉर्म नहीं होगा। ऑलराइट। ओके, एनीवन एनी इश्यूज? डू लेट मी नो। तो देयर आर 3 ways in which a solid may change its dimension जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता है। They are shown in figure. So figure, let me search for it. Just hold on, guys. चलो, ये अभी जरूरी नहीं है, डायग्राम में बाद में बता दूंगा आपको। तो अभी हम आगे देखते हैं। मैं अपने तरीके से समझाता हूँ जहाँ जो जरूरत पड़ेगी। So let's focus now. अगर सिलेंडर इज स्ट्रेच्ड बाय, सिलेंडर को खींचा जा रहा है, स्ट्रेच किया जा रहा है बाय 2 equal forces applied normal to its cross sectional area, ओके, तब जो रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया आएगा वो तो कहलाएगा टेंसाइल स्ट्रेस। देखो समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पे अटेंशन। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं है, बस ध्यान दो, मेरी बातों पे समझ जाओगे। इस तरह मानो एक सिलेंडर है हमारे पास, ठीक है? बुक का डायग्राम बाद में देखेंगे, डोंट वरी। इस सिलेंडर को आप क्या कर रहे हो? स्ट्रेच कर रहे हो। स्ट्रेच कर रहे हो तो मतलब इधर और इधर अप्लाइड फोर्स लगाने की कोशिश कर रहे हो। हाँ है ना? इधर भी फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ऊपर और नीचे की तरफ स्ट्रेच कर रहे हो, ठीक है? तो क्रॉस सेक्शन कौन सा होता है? येलो कलर से बताता हूं, ये होता है इसका क्रॉस सेक्शन।
आए ना, तो इसके तो नॉर्मली ही लगा रहे हो ना फोर्स, ठीक है। तो जब आप इसको खींचने की कोशिश कर रहे हो तो रीस्टोरिंग फोर्स किधर लगता है बेटा, ध्यान रखना। ये हुआ आपका कौन सा फोर्स, क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स तो उसको एक्सटेंड होने से रोकेगा। तो अब आप क्या ले रहे हो, दिस रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो आपका स्ट्रेस कैसा स्ट्रेस हुआ, रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। तो ये इसको खींचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये इसको खींचने से बचाने की कोशिश कर रहा है। तो खींचने से जब बचाने की कोशिश करता है, ओके, तब कैसी स्ट्रेस कहलाती है ये, टेंसाइल स्ट्रेस। मतलब दिस रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया जब आ जाएगा, ओके, तब ये कहलाएगा व्हाट, टेंसाइल स्ट्रेस, जो कि होगी रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। उस समय रीस्टोरिंग फोर्स कैसा लग रहा है, इसको स्ट्रेच होने से रोकने की कोशिश कर रहा है, ओके। आई होप इट इज क्लियर। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, सिंपली प्रेशर के इक्वल होता है। तो आगे देखो, आगे क्या कह रहा है ये? अब अगर आप सिलेंडर को कंप्रेस करो, सिलेंडर इज कंप्रेस्ड, सिलेंडर इज कंप्रेस्ड। पहले क्या हुआ था, सिलेंडर इज स्ट्रेच्ड बाय टू फोर्सेस, जिनको स्ट्रेचिंग फोर्स या अप्लाइड फोर्स बोला था। तब रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया लिया तो वो क्या हो गया था आपका, टेंसाइल स्ट्रेस। अभी क्या कर रहे हैं आप, सिलेंडर को कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं अप्लाइड फोर्स से। तो देखो आपका सिलेंडर तो होगा ऐसा, सिलेंडर को आप कंप्रेस कर रहे हो, तो अप्लाइड फोर्स आपका कैसा है, अंदर की तरफ जा रहा है। क्यों, क्यों, क्योंकि अप्लाइड फोर्स क्या करने की कोशिश कर रहा है, कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, हाँ है ना। तो इस बार आपका सिलेंडर क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है। तो उस समय जो रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया लगाएगा वो कहलाएगा कंप्रेसिव स्ट्रेस। वो दिखेगा कैसा, देखना। तो इस बार अप्लाइड फोर्स अगर अंदर की तरफ है तो इसका अपोजिट रीस्टोरिंग फोर्स कैसा होगा, ऐसा या इसके अगेंस्ट ऐसा, ये होगा आपका रीस्टोरिंग फोर्स। तो आपकी स्ट्रेस क्या हो जाएगी, रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। पर रीस्टोरिंग कैसे लग रही है, उसको कंप्रेस होने से रोकने की कोशिश कर रही है, आए ना, कंप्रेस नहीं होने देना चाहती। तो ये कैसी स्ट्रेस है, कंप्रेसिव स्ट्रेस। आई होप इट इज क्लियर टू यू। कैसी स्ट्रेस हुई, कंप्रेसिव स्ट्रेस, मतलब रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। तो टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस को और क्या कहा जाता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ये आपको आगे पता पड़ेगा कि इनको लॉन्गिट्यूडनल क्यों कहते हैं। मतलब इसकी अगर एक एक्सिस माने तो वो कहाँ से पास होती है, इस तरह से एक पॉइंट से। तो इसके दोनों पैरेलल लगते हैं, इसलिए लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं, आगे समझाऊंगा, ओके। यहाँ तक बताएं कि किसी को स्ट्रेस में कोई मुश्किल है, एनीवन?
तो गाइस आगे देखते हैं स्ट्रेन क्या होती है। स्ट्रेस तो समझ चुके हैं, अब स्ट्रेन समझते हैं। तो इसमें देखना, अभी जो दोनों केसेस लिए आपने, इन बोथ द केसेस देयर इज चेंज इन लेंथ ऑफ सिलेंडर। ओके, तो चेंज इन लेंथ को तो माना कितना, डेल्टा एल, और ओरिजिनल लेंथ को माना एल। तो स्ट्रेन क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, क्योंकि दोनों स्ट्रेस कैसी है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, लिख देता हूं यहाँ। अगर बॉडी में इन फोर्सेस की वजह से कुछ भी लेंथ में चेंज हो रहा है, कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, तो ऊपर तो आएगा चेंज इन, सॉरी एक सेकेंड, न्यूमरेटर में आएगा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ एल थी, बिना फोर्सेस के ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, एल। अगर उसका लेंथ डेल्टा ए से इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ, तो वो आ जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल, तब कहलाता है वो स्ट्रेन। स्ट्रेन समझ में आया, क्लियर। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब आगे क्या कहता है, दो इक्वल एंड अपोजिट deforming forces are applied parallel to cross sectional area of cylinder। तो इसका एरिया कौन सा था, क्रॉस सेक्शन का, वो दिखा रखा है आपको येलो से, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया। दो फोर्सेस लग रहे हैं, वो दोनों क्या लग रहे हैं, इसके परपेंडिकुलर आए ना, और पैरेलल किसके लग रहे हैं, दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हैं, दे आर अप्लाइड पैरेलल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर के एरिया के क्या लग रहे हैं, पैरेलल का मतलब हो गया उस प्लेन के परपेंडिकुलर लग रहे हैं ना। अच्छा नहीं नहीं नहीं, नहीं। नेक्स्ट डायग्राम की बात कर रहा है। तो अभी तक की बातें किसको समझ में आएंगी आएंगी, लास्ट पैराग्राफ छोड़ दो। शेयर स्ट्रेस के बारे में कल बताऊंगा, डोंट वरी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, टू आस्क मी, फील फ्री टू आस्क। चलो गुड, अगर सबके क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं। आप प्लीज एक थोड़ी सी मेहनत कीजिएगा, इतने पार्ट को एक बार आप कॉपी में शॉर्ट फॉर्म में जितने डायग्राम बना के, जितनी चीज समझ के समझा के लिख सकें। तो मैं चाहता हूँ कि कल इसके आगे पढ़ें, तब तक ये चीज क्लियर होनी चाहिए, तभी आगे वाली चीज को और ज्यादा अच्छे से समझ। ऑलराइट, तो अगर कोई डाउट नहीं है गाइस, so let's end the session for today. Okay, stress, strain, longitudinal stress, longitudinal strain, यहाँ तक कर चुके हैं हम। अगली स्ट्रेस क्या होगी, वो कैसे लेंगे, क्या होगा वो देखेंगे। ओके, सो प्लीज यहाँ तक काम पूरा करें। ओके, ऑलराइट।